नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज का टॉपिक प्रारंभ करूं, एक बार फिर से आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है और हिस्ट्री के या इतिहास के अध्येताओं के लिए, इतिहास के विद्यार्थियों को ही ये चैनल समर्पित है, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें अभी तक न किया हो तो, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो और आपको नई नई वीडियोस आपकी मांग के अनुसार मैं लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है इटली का एकीकरण। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो इटली का एकीकरण में जो मुख्य घटनाएं हुई वो 1815 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच में हुई। तो 1815 ईस्वी से 1870 ईस्वी का जो कालखंड है वो इटली के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इटली यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश है और इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इटली को यूरोप के बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रों में गिना जाता रहा है। विश्व के महानतम साम्राज्य और कह सकते हैं कि वैभवशाली सभ्यता की जन्मस्थली रहा है इटली। इसे रोमन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता रहा है, लेकिन कालांतर में इस सभ्यता का पराभव हुआ। लेकिन रोमन साम्राज्य जब अपने यश और कीर्ति के शिखर पर था, पराकाष्ठा पर था, तब इसकी तुलना यूरोप के किसी राष्ट्र से नहीं की जा सकती थी। इस यश और गौरव को कालांतर में इटली वासी अपने अंदर महसूस करते थे। जैसा कि आप देखते हैं कि जब आधुनिक युग में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, तो उसका प्रारंभ इटली से ही हुआ, क्योंकि पुनर्जागरण के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता थी वो सब इटली में मौजूद थे। तो मित्रों, सांस्कृतिक दृष्टि से पुनर्जागरण के दौरान हम ये देखते हैं कि इटली काफ़ी प्रगति कर चुका था और बाद में यूरोप के दूसरे राष्ट्रों ने इटली से प्रेरणा ली और उन्होंने भी अपने यहाँ साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की। तो इटली का यूरोप से संबंध केवल उत्तर की ओर से है। इटली तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूरब में एड्रियाटिक सागर है, पश्चिम में टिटेनियन सागर है और जेनोवा की खाड़ी है। दक्षिण में इटली के एक ओर ट्यूरेंटा की खाड़ी है, तो दूसरी ओर सिसिली का द्वीप है। नेपल्स और सिसिली के मध्य मसीना का जलडमरू मध्य है और सार्डिनिया भूमध्य सागर का इटली के पश्चिम में सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस प्रकार इटली के तीन पड़ोसी देश हैं। उत्तर पश्चिम में नीस और सेवाई की सीमाओं के साथ फ्रांस है। उत्तर दिशा में स्विट्ज़रलैंड तथा उत्तर पूर्व में वेनेशिया की ओर मिलता हुआ देश ऑस्ट्रिया है। तो इस तरह से इटली की भौगोलिक स्थिति अगर देखा जाए तो थोड़ी विचित्र है। तो आइए हम बात करते हैं कि इटली में एकीकरण का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो यह कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इटली में भी अगर 1815 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक का इटली का इतिहास देखा जाए, तो जैसे यूरोप का एक इतिहासकार ये कहता है कि 1815 से 1860 तक का इटली का इतिहास घरेलू फूट, विदेशी आधिपत्य एवं विफल संघर्ष का इतिहास है। मित्रों, फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया और आगे चल कर के हम देखते हैं कि नेपोलियन के युद्धों में इटली के लोग यह विश्वास करने लगे कि जब युद्ध समाप्त होंगे तब उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को महत्व दिया जाएगा। किंतु नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस में इटली की राष्ट्रीयता की भावना की
उपेक्षा हुई, इटली को बहुत ठेस पहुंची। और हम ये देखते हैं कि वियना कांग्रेस में जो प्रादेशिक व्यवस्था की गई उससे इटली को बड़ी निराशा हुई। ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी पर फिर से अधिकार कर लिया। वेनेशिया क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार इटली से छीन करके नेदरलैंड को दे दिया गया। इसी तरह से परमा, मोडेना और टस्कनी में पुनः हैब्सबर्ग वंश के राजकुमार राज्य करने लगे। पोप के प्रदेश फिर से पोप को सौंप दिए गए। पोप का एकाधिकार फिर उन क्षेत्रों पर हो गया और जेनोवा तथा सेवाय का भाग पीडमांट को दे दिया गया और सार्डिनिया का क्षेत्र भी पीडमांट के राज्य में मिला दिया गया। और तो इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों कि इटली की आकांक्षाओं पर एक तरह से वियना कांग्रेस में तुषारपात हुआ। उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि वहाँ पर फिर से पुराने राजवंशों के आधार पर विभाजन कर दिया गया था राज्यों का। लेकिन इटली के राष्ट्रवादी एवं देशभक्तों के लिए पुरातन व्यवस्था की संतोषजनक नहीं थी, हम कह सकते हैं। पुरातन व्यवस्था उनके लिए असह्य थी और वे विभिन्न प्रकार के प्रयासों से इटली के एकीकरण की कल्पना कर रहे थे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि एकीकरण उनको लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन एकीकरण के बारे में सोचना, उसकी कल्पना करना, उसमें कोई बुराई नहीं थी। और वो भी कल्पना करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण इटली एक हो जाएगा। तो इटली के एकीकरण का श्रेय मित्रों मुख्यतया जो है वो 3 व्यक्तियों को है, मेजनी, कैवूर और गैरीबाल्डी। तो मेजनी, कैवूर और गैरीबाल्डी के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इटली वालों ने यह सोचा था कि नेपोलियन के यूरोपीय अभियानों के दौरान उन्होंने ये सोचा था कि शायद नेपोलियन ही जो है उनका मसीहा बने और उनको एकीकरण के लिए प्रेरित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नेपोलियन की पराजय और वियना कांग्रेस के निर्णयों ने उनकी आशाओं पर तुषारपात कर दिया। तो इटली के एकीकरण के में 3 व्यक्तियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, मेजनी, कैवूर और गैरीबाल्डी। तो आइए हम थोड़ी चर्चा इनके बारे में करते हैं। मेजनी गणतंत्रवादी दल का सदस्य था और कार्बोनरी नामक देशभक्तों की एक सभा का सदस्य था। इसने काफ़ी काम किया था इटली के लिए। मेजनी ने तो ज़्यादा हम इसको जानते हैं क्योंकि इसने जो है यंग इटली नाम की एक संस्था बनाई थी, तो इसके लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध था। तो मित्रों, मेजनी पहला व्यक्ति था जिसने कि इटली के एकीकरण की बात की। इसके पहले हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारी इटली में क्रांतियां हुई थी। 1830 में क्रांति हुई, 1848 में क्रांति हुई, और इन क्रांतियों वगैरह में राष्ट्रीयता की भावना इटली के लोगों में काफ़ी प्रबल हो चुकी थी। ढेर सारी गुप्त समितियां बन गई थी, बहुत सारे संगठन बन गए थे, इनके माध्यम से काम हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बिना नेतृत्व के, उसके बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। हालांकि मेजनी जो था वो व्यावहारिक नहीं था, फिर भी मेजनी जो है वो उसने काफ़ी काम किया। जेनोवा में 1805 में इसका जन्म हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि गणतंत्रवादी दल का वो सदस्य था और इसने यंग इटली नाम की एक संस्था का निर्माण किया था। इसने बहुत सारे लोगों का अध्ययन किया था, दांते, शेक्सपियर, बायरन, गोथे, शिलर, स्कॉट, ह्यूगो, हर्डर, मिकी वीक्स आदि बहुत सारे लोगों का जो है वो इसने अध्ययन किया था। और मेजनी ने बहुत सारे जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उनको पढ़ा था, उनको समझा था, और उसने 10 साल तक पत्रकारिता भी की थी और राष्ट्रवादी विचारधारा को उसने काफ़ी पाला पोसा और उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। 1831 में यंग इटली नामक संस्था का उसने गठन किया और उसने जो अपने विचार थे वो द ड्यूटीज़ ऑफ मैन नामक निबंध में उसने स्पष्ट किया है। और तो यहाँ चूँकि छोटा सा वीडियो है तो छोटे से वीडियो में इतना ज़्यादा बता पाना बड़ा कठिन होगा मित्रों। फिर भी
थोड़ा सा परिचय मैंने आपको मेजनी का दिया। आइए अब हम आपको थोड़ा सा कैवूर के बारे में भी हम लोग बातचीत करते हैं। कैवूर जो कि 1810 से 1861 ईस्वी तक का इसका जीवन काल था। इसका पूरा नाम था काउंट कामिलो ड काबूर। तो काउंट कामिलो ड काबूर का जन्म 1810 में हुआ था। उसका परिवार पीडमोंट के सामंत वर्ग से संबंधित था और मेजनी ने सैनिक शिक्षा पाई थी और एक इंजीनियर के रूप में सेना में भर्ती हो गया था। वह उदार और स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति था और मेजनी ने काफ़ी, जिसे हम कह सकते हैं कि काफ़ी अनुभव प्राप्त किया था। सेना में नौकरी करता था वो, बाद में बड़े अधिकारियों से अनबन हो गई तो उसने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद 15 वर्ष तक वो अपनी पैतृक भूमि पर रहा और वहाँ रह कर के उसने काफ़ी अनुभव हासिल किया और फिर उसने बहुत सारी यात्राएं की। इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह की यात्रा पर गया और उसने वहाँ के जो उदारवादी दृष्टिकोण था उसका उसने अध्ययन किया। तो कैवूर अपनी मृत्यु 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। तो अपनी मृत्यु के पहले तक कैवूर जो था वो इटली का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था और उसने इटली को एकीकृत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने कंटेम्पररी या समकालीन जो है नेताओं की भांति जो पश्चिमी यूरोप वगैरह के नेता थे, तो वो उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाला था काफ़ी। और उसने एक चीज़ सोची थी कि अगर इटली को अंदर से मजबूत किया जाए, जब तक जो है हम एक अच्छी गृह नीति का पालन नहीं करेंगे तब तक जो है वो इटली को सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो इसलिए मित्रों कैवूर के सामने जो था एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कैवूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इटली को कैसे सशक्त बनाया जाए और किस तरह से सशक्त बना करके इटली को तब विदेशों से सहायता वगैरह प्राप्त की जाए। तो इसीलिए उसने कुछ कार्यक्रम बनाए। उसने शिक्षा में सुधार करवाया, यातायात व्यवस्था में सुधार करवाया, डाक व्यवस्था में सुधार करवाया और वो पीडमोंट का प्रधानमंत्री बन गया था। पहले भी वो मंत्री था लेकिन बाद में जब 1852 में वो पीडमोंट का सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर उसको अपनी विचारधारा को लागू करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ। तो मित्रों उसने सेना में भी सुधार करवाया, कृषि में भी उसने सुधार करवाया, नई टेक्नोलॉजी में उसका बड़ा सुदृढ़ विश्वास था। उसने सहकारी समितियां खुलवाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसने इटली को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जो भी उससे हो सका। इतिहासकार वाइट ने एकदम सही लिखा है, एकदम ठीक लिखा है कि इटली का 10 वर्ष का इतिहास एक व्यक्ति कैवूर एवं एक राज्य पीडमोंट सार्डिनिया में केंद्रित था। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 1850 से 1860 का जो दशक था वो कैवूर से ही संबंधित था। कैवूर का विचार था कि अकेले ही इटली का एकीकरण नहीं हो सकता, उसे विदेशी मदद की आवश्यकता होगी। इसलिए कैवूर विदेशी शक्ति प्राप्त करने का इच्छुक था। किंतु प्रश्न यह उठता है कि विदेशी सहायता आखिर कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो केवल फ्रांस ही उसे ये लगता था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उसकी सहायता दे सकता था और उसको सहायता दे सकता था। साथ ही साथ कैवूर ये कहता भी था कि हम चाहें या ना चाहें हम फ्रांस के ऊपर निर्भर हैं। तो इटली के एकीकरण में मित्रों जो समस्याएं थी वो समस्या ये थी, सबसे बड़ी समस्या इटली के लिए जो है वो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति बहुत बड़ी समस्या थी। एक शक्तिशाली पड़ोसी राष्ट्र की हैसियत से ऑस्ट्रिया का इटली के अनेक प्रांतों पर नियंत्रण था और ऑस्ट्रिया
द्वारा स्वतंत्रता की भावना को कुचला जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था, मेटरनिक जो है वो प्रतिक्रियावादी था, वो राष्ट्रवाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। साथ ही साथ इटली के मध्य में जो है पोप के राज्य को यूरोपीय राज्यों का संरक्षण प्राप्त था, तो इसलिए उत्तरी और दक्षिणी इटली में संबंध बनाना बड़ा मुश्किल था। तीसरी बात यह थी कि आर्थिक दृष्टि से इटली का दक्षिणी भाग काफ़ी अविकसित था और पिछड़ा हुआ था, तो इसलिए एकीकरण के रास्ते में कठिनाइयाँ थी। तो इसलिए कैबूर के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही थी, जैसे ही मैंने थोड़ा स्पष्ट करने के लिए आपको बताया कि ऑस्ट्रिया से उसको निपटना था, तो इसलिए ऑस्ट्रिया को टैकल करने के लिए, ऑस्ट्रिया के ऊपर नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक था कि उसे विदेशी सहायता मिले, और फ्रांस को किसी न किसी तरह से अपनी सहायता के लिए राज़ी करना चाहता था। जैसे मैंने अभी कहा कि कैबूर कहता भी था कि हम चाहें या न चाहें हम फ्रांस पर निर्भर हैं। मित्रों, तीसरा व्यक्ति जो था वो गैरीबाल्डी था। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसने रेड शर्ट्स नामक एक सेना का संगठन किया था तथा दक्षिण इटली का इसने एकीकरण किया था। तो ये भी गणतंत्रवादी दल का सदस्य था। इसने एक से, जैसे मैंने आपको बताया कि रेड शर्ट्स नामक एक सेना बना रखी थी इसने। और दक्षिण इटली के एकीकरण की अगर बातचीत की जाए तो दक्षिण इटली के एकीकरण का सारा श्रेय गैरीबाल्डी को ही दिया जाएगा। गैरीबाल्डी का विचार था कि बिना तलवार के इटली का एकीकरण असंभव है और उसने तलवार के बल पर ही दक्षिणी इटली को जीत करके उत्तरी इटली में मिलाया था। तो इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का वास्तविक कार्य 1860 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुआ, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आइए अब आगे हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण अगर हम देखें तो इटली का एकीकरण 3 चरणों में पूरा हुआ। जो पहला चरण था वो क्रीमिया के युद्ध से प्रारंभ होता है, और क्रीमिया के युद्ध के समय अगर हम देखें तो कैबूर की जो कूटनीति थी वो उभर करके सामने आई। तो क्रीमिया का युद्ध 1855 में प्रारंभ हुआ, और कैबूर, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि विदेशी सहायता पाने का इच्छुक था। तो मित्रों, ये मौका उसे जो है क्रीमिया के युद्ध ने दे दिया। और तो इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो क्रीमिया के युद्ध में फ्रांसीसी सहायता पाने की उसकी इच्छा पूरी हो गई कैबूर की। क्यों? क्योंकि कैबूर इस युद्ध में आंग्ल फ्रांसीसी गुट में सम्मिलित हो गया, और इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के सभी राज्यों, खास करके फ्रांस की सहानुभूति इटली को मिल गई। तो इस प्रकार से कैबूर वास्तव में इटली के एकीकरण का निर्माता था। नेपोलियन तृतीय इटली को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कैबूर से वचनबद्ध हो गया, उसने कैबूर की बात मान ली। किंतु नेपोलियन तृतीय बहुत ही चालाक कूटनीतिज्ञ था, बहुत ही चतुर था। वो इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से तो चाहता था कि मुक्त करवा दें, लेकिन ये नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में एक सशक्त और ताकतवर राज्य स्थापित हो जाए। फिलहाल फ्रांस ने कैबूर के साथ एक संधि की, जो कि प्लेम्बियर्स की संधि के नाम से मशहूर है। इस संधि में यह निश्चित किया गया कि फ्रांस उत्तरी इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करने के उद्देश्य से 2 लाख सैनिक भेजेगा इटली के पास, और बदले में फ्रांस को नाइस और सेवाय के प्रांत जो है वो प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ये सौदा दोनों के बीच में हुआ कि फ्रांस को नाइस और सेवाय दिया जाएगा अगर फ्रांस 2 लाख सैनिक भेजता है इटली की सहायता के लिए। तो मित्रों, अब ये बात ऑस्ट्रिया को भी पता चली। इटली युद्ध की तैयारी करने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैबूर बहुत उत्साहित था और वो युद्ध की पूरी तैयारी करने लगा। सेना में भी वो रह चुका था, तो इसलिए उसको सेना के महत्व का पता था, किस तरह से रणनीति बनाई जाए, कैसी स्ट्रेटजी बनाई जाए, सब चीज़ों में वो सिद्धहस्त था कैबूर। तो कैबूर
को ऑस्ट्रिया जो है वो उसने मना किया कि वो युद्ध वगैरह की तैयारी न करे, वो उसे डराने धमकाने लगा, लेकिन कैवूर ने उसकी कोई भी परवाह नहीं की। अतः 1859 ईस्वी में 1859 में ऑस्ट्रिया ने इटली के ऊपर आक्रमण कर दिया और फ्रांस से, जैसा कि दोनों के बीच में समझौता हो चुका था, फ्रांस के बीच में और कैवूर के बीच में, तो 2 लाख सैनिक पीडमोंट के पक्ष में उसकी सहायता करने के लिए आ गए। ऑस्ट्रिया की सेना हर जगह पराजित होने लगी, लेकिन अभी भी विपत्तियों ने इटली का साथ नहीं छोड़ा था। मित्रों, अभी भी जो है सैन्य सहायता तो मिल गई थी फ्रांस से, और लेकिन विपत्तियों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर भी मैंने लिखा है कि पीडमोंट सार्डिनिया का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध तो प्रारंभ हो गया, इटली को फ्रांस की सैन्य सहायता भी मिल गई, परंतु फ्रांस द्वारा निर्णायक वक्त पर सहायता वापस ले लिया गया। लिप्सन ने ठीक ही लिखा है कि बट मिस फॉर्चून स्टिल कंटिन्यूड टू मार्क द डेस्टिनी ऑफ इटली। फॉर द मोमेंट शी वॉज अबाउट टू ड्रेन हर कप ऑफ ट्रायम्फ इट वॉज अगेन डैश्ड फ्रॉम हर लिप्स। यानी कि जैसे ही विजय का प्याला पीने वाला था इटली, वो फिर से उसके हाथों से फिसल गया। ऐसा लिप्सन लिखते हैं कि अभी दुर्भाग्य ने जो है वो इटली का साथ नहीं छोड़ा था। तो मित्रों, इस तरह से काफ़ी करीबी मामला था, लगभग जो है उसकी विजय निश्चित ही हो रही थी तब, लेकिन उसी समय नेपोलियन तृतीय ने धोखा दे दिया। बीच में ही अपनी सेना उसने वापस बुला ली, क्योंकि प्रशा ये धमकी देने लगा था कि वो ऑस्ट्रिया के पक्ष में शामिल हो जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए एक विक्टर इमैनुअल जो था, जो पीडमोंट का शासक था, कैवूर जिसका प्रधानमंत्री था, विक्टर इमैनुअल ने जो है वो नेपोलियन तृतीय के साथ विला फ्रैंका नामक का स्थान पर एक संधि कर ली, और बाद में ज्यूरिख में इस संधि की शर्तों को पक्का किया गया। तो इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी पीडमोंट को मिला और वेनेशिया और ऑस्ट्रिया, वेनेशिया जो है वो ऑस्ट्रिया को मिला। कैवूर युद्ध चाहता था, लेकिन जब पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने संधि की बातचीत की, कैवूर की बात उसने नहीं मानी, तो गुस्सा होकर के कैवूर ने इस्तीफा दे दिया, पदत्याग कर दिया। तो इस प्रकार से इटली के एकीकरण का एक प्रयास, जिसे आंशिक रूप से सफल कहा जा सकता है, वो पूरा हुआ। हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण का पहला चरण था जो कि पूरा हुआ। तो मित्रों, जिस समय ऑस्ट्रिया से युद्ध चल रहा था, उस समय सारा इटली राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो रहा था। मध्य इटली की जनता ने विद्रोह कर दिया और वहाँ के राज्यों के शासक भगा दिए गए। इसी समय कैवूर को भी मना लिया गया और कैवूर को ये कहा गया कि आप अपने पद पर वापस आ जाइए। कैवूर अपने पद पर वापस आ गया और मध्य इटली के राज्य परमा, मोडेना, टस्कनी आदि सार्डिनिया में मिल गए। 1860 ईस्वी में सिसिली की जनता ने बूरबन राजवंश के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चूँकि कैवूर का सिसिली के साथ बड़ा दोस्ताना संबंध था, मैत्रीपूर्ण संबंध था, इसलिए वो खुलकर के इस क्रांति का समर्थन तो नहीं कर सकता था, लेकिन भीतर ही भीतर वो ये चाहता था कि सिसिली भी जो है वो एकीकृत इटली का अंग बन जाए। तो ऐसे वक्त पर 1860 ईस्वी में, जैसे मैंने पहले कहा था कि गैरीबाल्डी की जो भूमिका थी वो 1860 के बाद शुरू होती है। तो 1860 में गैरीबाल्डी ने अपने प्रसिद्ध 1000 लाल कुर्ती जो रेड शर्ट्स की जो उसकी सेना थी, उसके साथ सिसिली पर आक्रमण कर दिया और सिसिली की राजधानी पैलर्मो पहुंचकर उसने अपने आप को सिसिली का अधिनायक घोषित कर दिया। कैवूर को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिसिली को, उत्तरी इटली को न सौंप करके वहाँ पे एक अलग गणराज्य बना दे, लेकिन गैरीबाल्डी जो था वो अभी उसकी नीति कुछ स्पष्ट नहीं हुई थी। गैरीबाल्डी जो है अब रोम पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। इससे एक तरह का कि अंतर्राष्ट्रीय कठिनाई उत्पन्न हो जाने का भय था। अतः क्योंकि रोम जो था वो ईसाई धर्मगुरु का स्थान था, वहाँ पर पोप रहा करता था, ईसाई जो कि सबसे बड़ा धर्मगुरु होता था,
ईसाइयों का। तो इस स्थल पर कैबूर ने बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही चालाकी से काम लिया, क्योंकि वो गैरीबाल्डी के रोम पहुंचने के पहले स्वयं ही अपनी सेना को पोप के राज्य में भेज देना चाहता था, और इसके लिए आवश्यक ये था कि उसे फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से अनुमति लेनी पड़ी। तो उसने बड़ी चतुराई से और बड़ा कूटनीति का परिचय देते हुए नेपोलियन तृतीय से यह अनुमति किसी तरह से प्राप्त कर ली। अब गैरीबाल्डी की प्रगति को रोकने के लिए विक्टर इमैनुअल ने एक सेना गठित की और उस सेना के साथ वो नेपल्स की ओर बढ़ा। गैरीबाल्डी भी रोम की ओर बढ़ रहा था, किंतु उसके पूर्व ही विक्टर इमैनुअल ने पोप की सेना को परास्त कर दिया और रोम के अतिरिक्त समूचा पोप का राज्य सार्डिनिया के हाथ में आ गया। अब विक्टर नेपल्स की ओर बढ़ा। गैरीबाल्डी में से उसके टकराव की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन गैरीबाल्डी एक राजभक्त व्यक्ति था। उसने विक्टर इमैनुअल का विरोध नहीं किया और 27 अक्टूबर 1860 को उसने स्वयं नेपल्स का शासन सम्राट विक्टर इमैनुअल को खुशी खुशी सौंप दिया। तो संयुक्त इटली में शामिल होने के लिए नवंबर में वहाँ पर जनमत कराया गया नेपल्स में, और वहाँ की जनता ने बहुमत के साथ संयुक्त इटली में मिलना स्वीकार किया। तो इस तरह से 7 नवंबर को सम्राट विक्टर गैरीबाल्डी के साथ फिर से नेपल्स आया और 9 दिसंबर 1860 को नेपल्स के राजमहल में एक भव्य दरबार का आयोजन करके सम्राट विक्टर को संयुक्त इटली का राज्य सिंहासन अर्पित कर दिया गया। तो गैरीबाल्डी ने विधिवत अपने अधिकार का त्याग करके विक्टर को सम्राट घोषित कर दिया। विक्टर के सम्राट बनने के बाद गैरीबाल्डी को अनेक पुरस्कारों और उपाधियों से सम्मानित करने का प्रस्ताव भी रखा गया, किंतु गैरीबाल्डी ने यह कहते हुए कि देश सेवा स्वयं में एक पुरस्कार है, उसने कोई भी सम्मान या पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से मित्रों, इटली के एकीकरण का जो दूसरा चरण था वो पूरा हुआ, और तीसरा चरण जो है इटली का के एकीकरण का वो आगे प्रारंभ होता है। तो वेनेशिया और रोम को छोड़ करके अगर देखा जाए तो सारे इटली का एकीकरण हो चुका था, और कैबूर को ये विश्वास था कि एक न एक दिन वेनेशिया और रोम भी संयुक्त इटली का या एकीकृत इटली का हिस्सा होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कैबूर को के भाग्य में ये दिन देखना लिखा नहीं था। 16 जून 1861 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। कैबूर एक बहुत महान व्यक्ति था। अब इतिहासकार लिखते हैं उसके बारे में कि मेजनी एक अव्यवहारिक आदर्शवादी था तथा गैरीबाल्डी एक महान लड़ाकू था, किंतु कैबूर के बिना मेजनी का आदर्शवाद और गैरीबाल्डी की वीरता असफल लड़ाई एवं निराशा के इतिहास में एक अध्याय और बढ़ा देते। तो मित्रों, वास्तव में कैबूर के द्वारा ही इटली का एकीकरण संभव हुआ। यह कैबूर के महान मस्तिष्क का कार्य था, जिसने कि मेजनी की प्रेरणा को कूटनीतिक शक्ति में और गैरीबाल्डी की तलवार को एक राष्ट्रीय शस्त्र के रूप में परिणत कर दिया। तो इटली के एकीकरण का अगला चरण जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। मित्रों, जर्मनी में बिस्मार्क, जो कि प्रशा का चांसलर था, वो जर्मनी के एकीकरण का प्रयास कर रहा था। जैसे पीडमोंट सार्डिनिया नेतृत्व कर रहे थे इटली के एकीकरण का, उसी तरह से प्रशा नेतृत्व कर रहा था जर्मनी के एकीकरण का। तो जिस समय बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का प्रयास कर रहा था, तो उसका भी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होना निश्चित हो गया था। तो बिस्मार्क और विक्टर इमैनुअल के बीच में एक समझौता हुआ, और समझौता ये हुआ कि बिस्मार्क जो है जब ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करेगा तो उसी समय इटली वेनेशिया पर आक्रमण कर देगा। और यही हुआ। 1866 ईस्वी में युद्ध छिड़ा, और युद्ध की शर्तों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस युद्ध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और वहीं पर
इटली ने वेनेशिया के ऊपर आक्रमण कर दिया और बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध समाप्त होने के बाद 1866 ईस्वी में वेनेशिया को संयुक्त इटली में शामिल कर लिया गया। संयुक्त इटली में शामिल करने से पहले वहाँ भी विधिवत जनमत लिया गया और वहाँ की जनता ने, वेनेशिया की जनता ने भारी बहुमत से संयुक्त इटली में मिलना स्वीकार किया। किंतु अभी भी इटली का एकीकरण रोम के बिना अधूरा था मित्रों। और 1870 ईस्वी में रोम पर अधिकार करने का अवसर इटली को मिला। यहाँ भी हम ये देखते हैं कि फ्रांस इटली का यहाँ भी हम देखते हैं कि जर्मनी अपना एकीकरण कर रहा था तो फ्रांस और प्रशा के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। फ्रांस ने रोम में स्थित जो अपनी सेना थी उसको वापस बुला ली। इससे पोप की सुरक्षा कमज़ोर हो गई। तो इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए विक्टर इमैनुअल ने पोप को समझाया कि वो रोम का त्याग कर दे, लेकिन पोप ने उसकी बात नहीं मानी, इससे इनकार कर दिया। परिणामतः विक्टर इमैनुअल ने पोप की सेना के ऊपर आक्रमण करके 20 सितंबर 1817 को उस पर अधिकार कर लिया। तो वहाँ भी जनमत कराया गया और भारी बहुमत से रोम की जो जनता थी उसने संयुक्त इटली में मिलना स्वीकार किया और रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि रोम जो है वो संयुक्त इटली की राजधानी बन गया। और जो कि मेटरनिक एक समय जो ये कहा करता था कि इटली जो है वो मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, तो इटली जो है वो केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं रह गई थी। ये बात जो है झूठ सिद्ध हो गई और इटली एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में, एक एकीकृत कह लीजिए राष्ट्र के रूप में जो है वो इटली सामने आ चुका था। इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूरा हो चुका था। तो इस तरह से मित्रों अगर देखा जाए तो इटली वासियों की जो आकांक्षा थी, जो कि बहुत समय से, लंबे समय से उनकी इटली के एकीकरण की आकांक्षा थी, वो पूरी हो गई। और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे अगले कुछ वर्षों में इटली यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों में गिना जाने लगा। अगले 50 वर्षों में अगर हम देखें तो इस तरह से इटली के एकीकरण से एक सीख ये मिलती है कि विकट परिस्थितियों में भी किस तरह से अगर योजना बनाई जाए, काम किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो मित्रों उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।